Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis. Today we are going to do the current affair from 21st of November to 30th of November, which is a set number 10. And within 1 or 2 days, you are going to get a new video that is going to complete the current affair from 1st December to 10th of December. उसके बाद हम लोग बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे. तो एक बार देख लेते हैं टॉपिक कौन कौन से हैं इस बार, क्या हुआ है 10 दिन के अंदर अंदर. तो दुनिया का सबसे नया गणतंत्र एक कंट्री देखने को मिला है, विच इज़ अ न्यूएस्ट रिपब्लिक. जैसे इंडिया एज अ रिपब्लिक कंट्री है, ऐसे ही वर्ल्ड न्यूएस्ट रिपब्लिक देखेंगे. फिर गवर्नमेंट आस्क पीपल नॉट टू सब्सक्राइब द स्टारलिंक. आपने सुना होगा कि स्टारलिंक जो है एलन मस्क का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने मना किया है कि उसको सब्सक्राइब आप ना करें. देखते हैं क्या रीजन है. फिर एक पोस्को एक होता है, एक केस है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस. उसमें 19% जो केसेस हैं वो आज भी कोर्ट में ट्रायल पेंडिंग है. राइट, उसके बारे में देखेंगे रिपोर्ट क्या बोलती है. एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बात करेंगे. फिर इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला है, किस लिए होता है. गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पहले स्टार्ट करते हैं गंगा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट गेट्स इन्वायरमेंटल क्लियरेंस. पहले तो देखो समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस. इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का मतलब सिंपल सा एक लैंग्वेज में लेते हैं. सपोज करो ये हमारा एक फॉरेस्ट है या इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ एक लैंड है. इट कैन बी लाइक नेशनल पार्क हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, अब एक रोड ऐसे जाती थी इस तरीके से, लाइक एक नॉर्मली ऐसा इस तरीके से, एंड द गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि डिस्टेंस बहुत बड़ी है, और हम क्या करते हैं यहाँ पर एक नई रोड बना देते हैं जो डायरेक्टली शो करेगी. अब जो नई रोड बनेगी वो ऑफकोर्स डिस्टेंस तो कम करेगी, कई सारी प्रॉस्पेरिटीज बढ़ेंगी, लेकिन जो इन्वायरमेंट है उसको भी इम्पैक्ट डालेगी. तो उसको क्या होता है, जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस आइडिया होता है कि ठीक है इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कम कैसे कर सकते हैं, या फिर हम उसको कंपनसेट कैसे कर सकते हैं, या ऑल्टरनेट हो सकता है, उसको देखते हैं. तो गंगा जो एक्सप्रेस वे है उसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है, मतलब अब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा. सो स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है ना, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA committee in Uttar Pradesh has given environmental clearance for the construction of the ambitious गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट ऑफ यूपी गवर्नमेंट. ठीक है, तो गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बात कर लेते हैं. ये ग्रीन फील्ड है. ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है, देखो जो प्रोजेक्ट होते हैं दो तरह के होते हैं, ब्राउन फील्ड होते हैं और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं. ब्राउन फील्ड का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर ऑलरेडी कुछ था और आप उसको चेंज कर रहे हो, रिन्यू कर रहे हो, ऐसा मान के चलते हैं. जैसे एयरटेल का एग्जांपल लेते हैं. एयरटेल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है 3G वाला, एंड नाउ दिस टाइम दे वांट टू अपग्रेड इट टू 4G. तो क्या करेंगे, जो उनकी फैक्ट्रीज हैं, जो प्लांट्स है या कुछ भी है, उसको ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है, उसको इंप्रूव करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट. ठीक है, क्योंकि अपग्रेड हो रहा है, कोई फैक्ट्री है या कुछ भी चीज है उसको हम अपग्रेड करते हैं, तो उसको बोलेंगे ब्राउन फील्ड. मान लीजिए एक हाईवे है और उसको हम, इट इज अ 2 लेन हाईवे, उसको हम 4 लेन हाईवे बनाना है, तो उसको बोलेंगे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट. लेकिन ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल नए तरह से शुरुआत करते हैं, वहां पर ऐसा कुछ एग्जिस्टेंस नहीं थी. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्क्रैच और फ्रॉम द वेरी बेसिक, दैट्स कॉल्ड द ग्रीन फील्ड. तो ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है कि जो प्रोजेक्ट है इसका ऐसा नहीं था कि पहले से कोई रोड बनी हुई थी, उसको क्या है बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाया जाएगा. ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी ग्रीन फील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट. इट इज बीइंग बिल्ड एन एस्टिमेट कॉस्ट, ये हमारे किसी काम की नहीं है, कितने हजार रुपए लग रहे हैं, इसका क्या मतलब. द एक्सप्रेसवे कनेक्ट मेरठ इन वेस्ट यूपी टू द प्रयागराज इन ईस्ट. तो ये याद रखना कि मेरठ से, अगर आप यूपी या नॉर्दर्न इंडिया को जानते हैं, तो मेरठ और प्रयागराज, प्रयागराज का पुराना नाम क्या था आप शायद जानते होंगे, इलाहाबाद. ठीक है, इसको रिसेंटली चेंज किया गया है, तो मेरठ से लेके इलाहाबाद तक कनेक्ट करेगा. तो ये अराउंड 600 किलोमीटर का 6 लेन रोड होगा. तो यहाँ पर लाइक 6 लेन का मतलब वही होता है, बीच में डिवाइडर होगा, 1 2 3 लाइन यहाँ पर एंड 3 लाइन. ठीक है, विच कैन फर्दर बी एक्सपेंडेड टू 8 लाइन, मतलब बाद में उसको हम लोग 8 में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, अगर देखते हैं कि वहां पर कनेक्टिविटी इशू आते हैं, ट्रैफिक कंडीशन चीज आती है. ठीक है, तो ये मेरठ से लेके जाएगा प्रयागराज तक. फिर देखते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 किसको मिला है. सो प्रथम जो है एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी काम करती है इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में भी. तो has been awarded with the Indira Gandhi Peace Prize 2021 for its work on expanding the scope of education in India. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा जा सकता है, याद रखना कि गांधी जो पीस प्राइज है किसको मिला है. प्रथम एक एनजीओ है जिनकी टैगलाइन है एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल. द इंदिरा गांधी के बारे पीस प्राइज के बारे में पढ़ लेते हैं. द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस disarmament and development for 2021 was awarded to Pratham NGO. क्यों? Its pioneer work for more than a quarter century
मतलब 25 साल से ज्यादा टाइम हो गया है इनको इन ensuring that every child has access to the quality education। तो ये हेल्प करते हैं कि हर एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। इट्स इनोवेटिव यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू डिलीवर एजुकेशन। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी आप जो वीडियो देख रहे हैं, इट इज एग्जांपल ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट्स रेगुलर इवैल्यूएशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और ये इवैल्यूएट भी करती है। ये ऐसे नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट भी करती है। एनएस होता है, नेशनल एजुकेशन सर्वे होता है, एनईएस नेशनल एजुकेशन सर्वे, वो भी करती है। लेकिन ये क्या काम करती है, ये डोर टू डोर जाती है, गांव में जाती है, वहां जाकर चेक करती है बच्चों के बारे में। ये नहीं है कि बच्चे एनरोलमेंट कितना हुआ है उनका, वो चेक करती है बच्चों को सच में पांचवी, अगर लाइक 5वीं क्लास वो पास आउट हैं तो उनको उस लेवल की नॉलेज है या नहीं है। तो ये क्वालिटी को इवेल्यूएट भी करती है। इस टाइमली रिस्पॉन्स इन मेकिंग चाइल्ड टू लर्न अमिड कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन, ठीक, वो भी काम कर रही है ऑफ कोर्स। तो अगर हम देखें प्रीतम एनजीओ के बारे में, प्रीतम एनजीओ इज एन इनोवेटिव लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन which was created to improve education quality in India. The NGO was co-founded by the Farida Lambe and the Madhav Chavan. It is one of the largest NGO in India. ठीक है, it focuses on high quality, low cost and replicable interventions for addressing the gaps in the education system. तो नॉर्मली जो काम होता है इनका एजुकेशन सेक्टर में ही रहता है। अब इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में पढ़ लेते हैं। द इंदिरा गांधी पीस प्राइज इज एनुअल प्रेस्टिजियस अवार्ड, तो ये हर साल दिया जाता है। इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर मिनिस्टर। इंदिरा गांधी जी के बारे में आपने नाम सुना भी होगा, एंड ऑफ कोर्स आई आल्सो फॉलो हर, एंड एक्चुअली मैं एडमायर करता हूँ उनकी सारी चीजें नहीं, लेकिन अगर कुछ चीजें हम ज्यादातर चीज देखी जाए तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। और खासकर एज अ विमेन, एक लड़की एक कंट्री को चलाना ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर है पुरुष प्रधान देश है। इंडिया के अंदर ऐसे बहुत ही कम एग्जांपल्स मिलते हैं जहाँ पर इतनी बड़ी पोस्ट को एक वुमेन या एक लेडी उसको लीड करती है। पैट्रियार्कल सोसाइटी है अपने इंडिया में, तो इट्स अ वेरी बिग एग्जांपल, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। इट इज conferred every year since 1968। तो 1960 दिया जाता है by इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। इट comprises a monetary award of 25 लाख एंड citation। 25 लाख मिलते हैं और citation मिलती है। इट रिकॉग्नाइज क्रिएटिव एफर्ट बाय इंडिविजुअल। तो ये क्या काम करती है, अगर कोई भी आदमी या कोई ऑर्गेनाइजेशन है एक अच्छा काम करती है, उनको रिकॉग्नाइज करती है। किस काम में, क्रिएटिंग न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट, or ensuring that scientific discoveries are used for enlarging the scope of the freedom and for the larger good of humanity। मतलब ह्यूमैनिटी को फायदा पहुंचाने के नाम पर अगर डिसआर्ममेंट हो रहा है, किसी एक कंट्री दूसरी कंट्री से रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, तो नाम से क्लियर है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो देखने में ऐसा कुछ मिलता है, इंदिरा गांधी जी की एनग्रेविंग की जाती है और यहाँ पर फिर क्या है कि इजराइल एयर स्ट्राइक ऑन सेंट्रल सीरिया। तो ये छोटा सा डेवलपमेंट हुई है कि अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री ऑफ सीरिया। तो देखो पहले तो अब मैप के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है। अगर आपको मैप के बारे में पता होगा तो आप कुछ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि देखो इजराइल कितना छोटा सा है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है इजराइल पैलेस्टाइन इशू क्या है, और आई थिंक ये पता भी होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो दिस इज इजराइल, और जो सीरिया है ये सीरिया ये वाला है ना, ये वाला यहाँ पर, ये बीच में लेबनान है। तो सीरिया ने ये बोला है कि जो उनकी मिलिट्री है कि इजरायली वार प्लेन्स अटैक्ड आवर पोजीशन इन इट्स सेंट्रल रीजन इन नवंबर 23। तो उन्होंने बोला है कि सीरिया वाले बोल रहे हैं कि इजराइल ने हमारे ऊपर अटैक किया है। दिस अटैक लेफ्ट 2 सिविलियन डेड एंड 7 पीपल वाउंडेड विच 6 आर सोल्जर्स। तो ये बता रहे हैं कि 6 सोल्जर्स से और 2 सिविलियन की डेथ हुई है, सोल्जर्स को मतलब इंजरी हुई है। तो सिर्फ मेरे ख्याल की डेवलपमेंट है। और आपको बताना है कि कैपिटल क्या है सीरिया की, अब आप क्या बताएंगे। चलो मैं एक काम करता हूँ, और यहाँ तो लिखा हुआ है सीरिया कैपिटल दमास्कस है। अब आपको बताना है कि मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका हूँ मैं, इजराइल कैपिटल क्या है। डोंट से जेरूसलम, जेरूसलम नहीं है। इजराइल की जो इजराइल की जो कैपिटल है वो डिपेंड करती है कौन सी कंट्री से देखते हो। अगर आप यूएसए बैठे हुए हो तो आप बोलेंगे कि इजराइल, यूएसए की जो अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं दे विल से द कैपिटल ऑफ इजराइल इज जेरूसलम। लेकिन हम एज ए इंडियन हम जेरूसलम को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो आपको बताना है कि इजराइल की कैपिटल क्या है एज अ इंडियन पर्सपेक्टिव। हमारे लिए हम किसको इजराइल की कैपिटल मानते हैं, ठीक है। फिर आपकी भारत गौरव स्कीम क्या है। इंडियन रेलवे हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड भारत गौरव स्कीम। तो इंडिया ने क्या करा है, भारत गौरव स्कीम के नाम से एक स्कीम लॉन्च की है ऑन नवंबर 23। अंडर दिस स्कीम प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स कैन टेक ट्रेन्स ऑन द लीज फॉर रेलवे एंड रन दिस ट्रेन्स ऑन द एनी सर्किट टू देयर चॉइस। एक छोटा सा है कि मान लीजिए एक है दिल्ली टू शिमला ले लेते हैं, तो प्राइवेट जो ऑपरेटर्स हैं वो बोल सकते हैं कि हमें ट्रेन हमें लीज पर दे दीजिए और हम उसको मैनेज करेंगे। तो ये भारत गौरव के नाम से स्कीम है, ठीक है, इंडियन रेलवे की स्कीम।
फिर आता है करंट अफेयर है क्लाइमेट चेंज। जर्मनी अनाउंस 1.2 बिलियन यूरोज एड टू इंडिया, मतलब इतने पैसे एज अ एड दिए जाएंगे इंडिया में। क्यों? जर्मनी हैज अनाउंस्ड न्यू डेवलपमेंट कमिटमेंट ऑफ अराउंड 1.2 बिलियन यूरोज एड इन इंडिया। क्यों? इन सपोर्ट ऑफ इंडिया फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो बोल रहे हैं हम आपको पैसे देंगे और आप इस पैसे को यूज करें फाइटिंग अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब आप जानते हैं, बहुत सिंपल है, मैं कई बार बता भी चुका हूं आपको। तो एक बार देख लेते हैं कि जर्मनी कहाँ पर है। तो इट्स वेरी इजी, ये पोर्तुगल है, ये क्या है, इट इज अ स्पेन, इट इज अ फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी। तो ये क्या है, इतना बड़ा जो कंट्री है, इट्स अ जर्मनी। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ द एरिया। ऑफ कोर्स एरिया सबसे बड़ा नहीं, लेकिन ये काफी डोमिनेट करता है यूरोप को। ये स्विट्जरलैंड है, ये यूरोप है, स्विट्जरलैंड, इटली, तो एक बार देख लेना, चेक रिपब्लिक, उसके बाद ये पोलैंड, फिर लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, कुछ ऐसे ही है। ठीक है, आप उसको देख लेना। अच्छा, जो ये मैप है इसके अंदर ये जो कंट्री है ये स्विट्जरलैंड है। जो ये मैप दिखा रहा है इसको बोलते हैं यूरोजोन, मतलब यूरोजोन का मैप है। यूरोजोन का मतलब क्या है, ये बहुत सारी कंट्रीज हैं यूरोप में, लेकिन इन लोगों ने इन कंट्रीज ने एज ए यूरो को अपनी कंट्री एक्सेप्ट किया गया। जैसा हम इंडिया के अंदर रुपीज होता है, तो वहां पर इन लोगों ने बोला कि पोर्तुगल ने, स्पेन ने, फ्रांस ने, इटली ने, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम लोग यूरो को एज अ करेंसी कंसिडर करेंगे। तो अगर आप इसको बोला जाता है यूरोजोन, यूरोजोन का मतलब है ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो यूरो को एज अ करेंसी, देयर नेशनल करेंसी रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, ये कौन सी कंट्रीज है? ये ऐसी कंट्रीज हैं जो बोल तो रही हैं कि हम यूरो रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इसको अलाउड अभी तक फाइनल नहीं किया है। फिर इसके बारे में देख लेते हैं, इंडिया एंड जर्मनी इन क्लाइमेट चेंज। सो इंडिया एंड जर्मनी अकाउंट फॉर अराउंड 9% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस। तो अगर हम देखेंगे इंडिया और जर्मनी दोनों को मिलाते हैं तो दुनिया की 9% जो ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं वो इन दोनों कंट्री जिम्मेदार हैं। इसलिए ऐसी पॉलिसी ऑफ क्लाइमेट न्यूट्रलिटी इज द ओनली वे फॉरवर्ड। तो इसलिए हमें ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को कम करे। जर्मनी हैज रेट्स इट्स क्लाइमेट एम्बिशंस एंड टारगेट टू रीच क्लाइमेट न्यूट्रलिटी बाय 2045। तो क्लाइमेट न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि एक कंट्री ये बोल देती है कि हमारी कंट्री की तरफ से कोई भी इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, दैट्स कॉल्ड द क्लाइमेट न्यूट्रलिटी। मतलब जैसे आज बोला है 9% इम्पैक्ट डालते हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, 8 होगा, 7 होगा, सब जब 0 हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि इंडिया और जर्मनी दोनों कंट्री क्लाइमेट न्यूट्रलिटी अचीव कर चुके हैं। तो जर्मनी ने बोला है कि बाय 2045 दे विल अचीव द क्लाइमेट न्यूट्रलिटी। It also seek to emissions reduction in Germany and industry sector by 77% 58%। ये कहीं जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को भी ध्यान दो आप। इंडिया की बात करें तो ऑन दी अदर हैंड इंडिया टारगेट टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री, हम लोग एकदम से नहीं सोच सकते हैं, हमारे पैसे की प्रॉब्लम है और टेक्नोलॉजी के की भी इशू है। तो इंडिया ने ये अचीव बोला है कि हम 2070 तक जीरो एमिशन अचीव कर लेंगे। एट COP26 both the countries agreed to phase down unabated coal power. India is already at 50 gigawatts, सब चीजें, ठीक है। फिर एक आता है कि दोस्ती क्या है, तो ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज बाय इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका। देखो पहले तो देखो इंडिया अपना, इंडिया ये रहा, श्रीलंका ये है और मालदीव ये है। तो इन तीनों की जो आर्मी है वो क्या करेगी, एक एक्सरसाइज करेंगी इन टर्म्स ऑफ की, वो एक मॉक ड्रिल करेंगे कि इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो तीनों कंट्री आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी, कैसे एक साथ काम करेंगे। सो इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका आर होल्डिंग 50th एडिशन। तो पहली बार नहीं है, इससे पहले 14 बार ये काम हो चुका है। ऑल द बाइलेटरल ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती, उसका नाम है दोस्ती। तो ये क्या होगा, 30वीं एक्सरसाइज होगी, क्योंकि हर 2 साल में ना बाइएनुअल मतलब 2 साल में एक बार होती है, तो 30 साल के अंदर 15वीं हो रही है। द ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती वाज ऑर्गेनाइज्ड विद द एम टू फर्दर फोर्टिफाई द फ्रेंडशिप। उससे क्या होगा, अब सोचकर देखो, इंडिया और श्रीलंका की आर्मी आपस में कोऑपरेट कर रही हैं, बातें कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, एक दूसरे सीख रही हैं, तो उससे फ्रेंडशिप अच्छी बढ़ेगी। टू बिल्ड कोऑपरेशन बिटवीन द कोस्ट गार्ड ऑफ द 3 कंट्रीज एंड टू एंश्योर म्यूचुअल कोऑपरेशन कैपेबिलिटीज एंड एक्सरसाइज इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। तो इनका काम यही होता है ऑफ कोर्स। फिर आता है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इनॉग्रेटेड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा कुछ देखने को लगेगा। और नवंबर 25 ऑफ 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है।
तो गौतम बुद्ध नगर, जेपी नगर बोलते हैं इसको। द नोएडा एयरपोर्ट अथॉरिटी इज बीइंग डेवलप्ड बाय द यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हमारे किसी काम का नहीं है। विद दिस एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश विल बिकम द ओनली इंडियन स्टेट विद 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसके जब ये काम करना स्टार्ट कर देगा तो इन पूरे इंडिया में, अपने पूरे भारत में यूपी एक ऐसा कंट्री होगा, कंट्री बोला, यूपी एक ऐसा स्टेट होगा जिसके अंदर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नहीं तो कोई भी ऐसा अदर स्टेट इज नॉट हैविंग मोर देन 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, फिर एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये बोला गया है कि जो 99% जो केसेस होते हैं पोस्को के इन कोर्ट्स, जो कोर्ट्स होते हैं वहाँ पेंडिंग है अभी तक। तो 99 का मतलब समझ सकते हो, अगर 100 केसेस फाइल किए जाते हैं तो 99 आज ही पेंडिंग है, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो पोस्को के बारे में देख लेते हैं, क्या के मतलब क्या है इसका। पोस्को का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंस को ना हो, अगर होता है तो उनको सजा दी जाए, तो एक एक्ट इसमें डील करता है, उसको बोलते हैं पोस्को। तो आपको ये पता होना चाहिए। द प्रिजा फाउंडेशन पब्लिश द रिपोर्ट। तो एक प्रिजा फाउंडेशन एक एनजीओ है जिसने ये रिपोर्ट रिलीज करी है कि इंडिया के अंदर 99% जो है पोस्को एक्ट है। आप सोचकर देखो, एक क्राइम है, वो भी सेक्सुअल क्राइम है, उसके बाद ये बच्चे के अगेंस्ट है, तो कितना क्रिटिकल इशू है। उसके बाद भी हमारा रिस्पॉन्स क्या है कि 19% आज ही पेंडिंग है, मतलब उनकी कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये बोला गया है कि 95 की अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट्स डिस्पाइट अ डिक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो ये बोल रहे हैं कि चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो क्राइम है वो डिक्रीज तो हुए हैं, लेकिन ट्रायल ऑफ 99% ऑफ केसेस वर स्टिल पेंडिंग बाय 2020 दिसंबर। अभी लास्ट की बात कर रहे हैं, कौन सा ये वाला एक्ट है। तो इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि डिस्पाइट द डिक्रीज इन क्राइम, कि क्राइम डिक्रीज हुए हैं तो मतलब क्राइम नहीं हो रहे हैं। द थिंग इज कि शायद रिपोर्ट कम होते होंगे। ये इंडिया के अंदर या किसी भी नॉर्मली कंट्री में देखा गया है कि इन चीज़ों को हाइड किया जाता है, मतलब कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बच्चे की या किसी की गलती नहीं है, क्रिमिनल कोई और है। लेकिन लोग सोचते हैं कि हमारी इज्जत के साथ क्या होगा, या इन सब चीज़ों को लोग टैबू समझते हैं, बात करना नहीं चाहते। ठीक है, तो इसलिए सबसे कम फाइल किए जाते हैं, केसेस कम फाइल किए जाते हैं। उसमें भी अगर केस फाइल किए भी जाते हैं तो 99% तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सो 94% इन द टोटल अगर हम देखें तो करीब 1200 केसेस फाइल किए गए थे वर गर्ल विक्टिम। और अगर हम पूरी बात करें इस एक्ट के अगेंस्ट जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं बच्चों के अगेंस्ट, तो 94% केसेस में तो लड़कियां ही हैं। आउट ऑफ दीज केसेस 721 वर रेप केसेस, और 1200 में अराउंड 721 जो रेप केसेस हैं, वाइल 376 वर सेक्सुअल असॉल्ट केसेस। तो अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही केसेस होते हैं, द रीजन इज कि फाइल इतने कम किए जाते हैं। 42% ऑफ द टोटल रेप केसेस वर अगेंस्ट चिल्ड्रन एज बिलो 18 ईयर्स इन 2020 एंड अगेंस्ट 47%। अगर हम बात करें कि जो रेप विक्टिम हैं सबसे ज्यादा, तो ये 12 से 18 साल के बीच में देखा गया है। इन 95%, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझो इसको, इन 95% ऑफ द टोटल रेप केसेस ऑफेंडर्स वर नोन टू द विक्टिम। अगर बच्चों के अगेंस्ट कोई भी क्राइम होता है 95% केस में जो क्रिमिनल है या ऑफेंडर है वो उनके जानकार ही होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कोई स्ट्रेंजर आएगा और वो उसके साथ कुछ गलत करके चला जाएगा। तो ये भी चीज है, इनको लोग कम बात करते हैं इन चीजों के बारे में, लेकिन इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। क्योंकि एक शायद एक मूवी में देख रहा था कुछ टाइम पहले की बात है, शायद आलिया भट्ट की मूवी थी, आई थिंक इट इज अ मूवी हाईवे। अगर आपके पास टाइम हो तो देखना उस मूवी को, मतलब उसको देख के आपको एक चीज समझ में आएगी। ये सब चीजें ऐसे होती हैं जो नॉर्मली इसमें क्या है, बच्चे के अगेंस्ट क्राइम होता है, बच्चों को पता नहीं होता है, उनको ये लगता है कि हमारी गलती है। बच्चों से अगर बच्चे हैं पेरेंट्स से बताना भी चाहते हैं तो पेरेंट्स चुप हो जाते हैं, उनको सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। तो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू टू यू, अगर किसी के साथ भी आपको ऐसा लगता है किसी बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है, या फिर अगर ऐसा लगता है कि इसमें बच्चों की गलती नहीं है, किसी गलती नहीं होती है इसमें, जो ऑफेंडर उसकी गलती है। और जब तक आप या कोई भी नहीं बोलेगा उसके अगेंस्ट तो कैसा होगा। इसलिए आप लोग इतने समझदार हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप स्कूल में जाइए, आपके कोई फ्रेंड है, अगर वो देखते हैं उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो बच्चे आप एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा है, चुप चुप बैठे होते हैं, तो आप जानने की कोशिश करो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ सच में प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, क्योंकि अब देखो 95% केसेस में, अब ऐसे केस में बच्चे ये डरते हैं कि अब मेरा एक रिलेटिव है, मैं उसके अगेंस्ट बोलूंगी या बोलूंगा तो मेरे फैमिली वाले शायद मुझे गलत समझेंगे। तो ये चीज है। ठीक है, फिर एक आता है कि स्टारलिंक जो इंटरनेट सर्विस है। तो देखो पहले स्टारलिंक कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सी वाली बात है, दिस इज अवर अर्थ। तो ये दिल्ली है, लेकिन इसके बहुत दूर जाके मान लीजिए गाँव है, वहाँ
वहाँ तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं हो सकती है। अब क्यों नहीं होगी, रीजन उसके पीछे आपने देखा होगा कि जो दिल्ली एनसीआर है, मेन जो मेट्रो सिटीज हैं, वहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है, गाँव में जाकर नहीं मिलती। रीजन क्या है, रीजन ये है वहाँ पर कंज्यूमर बेस ज़्यादा है। अब मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एयरटेल का, तो एयरटेल लोग कहाँ ट्राई करेगी टावर या इंटरनेट सर्विस कहाँ प्रोवाइड कराएगी, जहाँ पर उसे कंज्यूमर ज्यादा है। उसको पता है विलेज में 2 या 4 लोग मिलेंगे, दिल्ली के अंदर वही काम 20-30 हजार लोग काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। रूरल एरिया में नहीं हो पाता है, क्वालिटी उस लेवल की नहीं होती है। अब हाँ, हो सकता है कि बीएसएनएल या एमटीएनएल जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करा सकती है, लेकिन उनकी क्वालिटी का भी इशू रहता है। ठीक है, अब रूरल एरिया में प्रोवाइड क्या कराई जा सकती है, तो एलन मस्क का कॉन्सेप्ट है कि हम पूरी अर्थ को सैटेलाइट यहाँ पर प्लेस कर देंगे, लाइक इस तरह से, तो सैटेलाइट से कनेक्टिविटी पूरी की पूरी रहेगी हमेशा। तो उनका ये स्टार लिंक प्रोजेक्ट है। अब गवर्नमेंट ने इसको मना क्यों किया है, सो देखते हैं पूरा केस क्या है। इंडियन गवर्नमेंट कॉशंस पीपल नॉट टू सब्सक्राइब टू द स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस विच इज लेड बाय द एलन मस्क लेड स्पेसएक्स सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आर्म स्टारलिंक। तो इसमें वही होगा जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए लगा दिया, पूरी की पूरी अर्थ को कवर कर देंगे सैटेलाइट से, एंड दिस सैटेलाइट विल प्रोवाइड द इंटरनेट टू एवरी एरिया लाइक रूरल अर्बन, हर जगह पर। सो गवर्नमेंट इज डूइंग सो। अब गवर्नमेंट क्यों कर रही है, द इंटरनेट सर्विस इज नॉट लाइसेंस्ड येट, इट इज येट टू ऑफर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस इन इंडिया, क्योंकि उन्होंने लाइसेंस अभी गवर्नमेंट से परमिशन ली ही नहीं। अब गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं ली है तो गवर्नमेंट तो मना ही करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हैज आल्सो डायरेक्टेड स्टारलिंक टू कंप्लाई विद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू ऑफर सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो जैसे लोगों से बात की है, ऐसे ही डिपार्टमेंट टेलीकॉम ने स्टारलिंक से बोला है कि भाई जाके लाइसेंस ले लो, अदरवाइज हम कुछ करेंगे आपके केस। डिपार्टमेंट हैज आल्सो डायरेक्टेड स्टारलिंक टू रिफ्रेन फ्रॉम बुकिंग और रेंडिंग सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस विद इमीडिएट इफेक्ट, और मना करा है कि कोई भी आप ना तो पेमेंट ले सकते हैं ना ही किसी को सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है, देखते हैं स्टारलिंक जो लिंक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज प्लानिंग टू एक्सप्लोर कोलैबोरेशन विद टेलीकॉम कंपनीज इन इंडिया टू इन ऑर्डर टू एक्सपेंड इट्स ब्रॉडबैंड सर्विस एरिया। इट हैज प्लान टू प्राइमरली फोकसेस ऑन रूरल एरिया, क्योंकि अर्बन एरिया में दिक्कत नहीं है, मेन चीज रूरल एरिया में। और ऐसा नहीं है कि ये कोई चैरिटी करने वाले हैं, ये भी पैसे लेंगे। अब देखते हैं कि पैसे कम होंगे ज्यादा होंगे, जो इनका प्लान होगा। However, offering satellite based service in India needs requisite license from the central government. Internet subscriber in India, Starlink claim to receive more than 500,000 pre-orders from India. अब ये बोल रहे हैं कि हमने लॉन्च भी नहीं करा और 5,000 प्री ऑर्डर हमारे पास आ चुके हैं। The company is charging a deposit of 7,350 rupees per consumer, और ये बोल रहे हैं कि अराउंड 7,500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। It's claimed to deliver data speed of around 50 to 150 MB per second in beta stage. तो ये बोल रहे हैं कि अभी हम लोग 50 से 150 MBPS की स्पीड देंगे। तो बाकी देखते हैं क्या, लेकिन गवर्नमेंट ने मना किया है कि आप इसको सब्सक्राइब मत कीजिए जब तक ये लोग लाइसेंस नहीं ले लेते। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे कि स्टारलिंक कि जो है इसे सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन ऑपरेटेड बाय द स्पेसएक्स आप जानते हैं एलन मस्क की कंपनी है, जैसा इसरो है ऐसे ही प्राइवेट एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए की जो नासा के साथ कोलैबोरेट करती है। तो इंडिया में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। नासा के साथ जैसे स्पेसएक्स कोलैबोरेट कर रही है, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता हूँ मैं इसरो को, लेकिन इसरो के कंपैरिजन जैसा वहाँ पर स्पेसएक्स है, ऐसा इंडिया के साथ कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इट प्रोवाइड सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस टू मोस्ट ऑफ द अर्थ। इट कंप्राइज मोर देन 1600 सैटेलाइट एज मिड 2021। तो 1600 सैटेलाइट ऑलरेडी लॉन्च की जा चुकी हैं। इसके बाद क्या होगा इन फ्यूचर, इट विल कंसिस्ट ऑफ द थाउजेंड ऑफ मास प्रोड्यूस स्मॉल सैटेलाइट, फिर हजारों की तादाद में हो जाएंगी। कहाँ पर, एलईओ में, इसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। तो आपको सब जानकारी होगी कि एलईओ क्या होता है। देखो, दिस इज अवर अर्थ, ये जो छोटी वाली जो लेयर होती है इसको बोलते हैं एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट। फिर आती है एमईओ, इसको बोलते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। फिर उसको आते हैं हायर अर्थ ऑर्बिट। आई थिंक ये होती है 0 to, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 450 के आसपास होती है। उसके बाद ये अराउंड 36,000 तक होती है, और 36,000 से ऊपर को बोलते हैं हायर अर्थ ऑर्बिट। जो आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपने देखा होगा, सुनीता विलियम की फोटो आती है, घूमते रहती है ना, तो ये आई थिंक 180 किलोमीटर पर होता है। कहाँ पर, यहाँ पर आएगा 180, मतलब इस वाली लाइन में। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो कहाँ पर है, लो अर्थ ऑर्बिटर में करता है। ठीक है, सो दिस सैटेलाइट विल कम्युनिकेट विद डेजिग्नेटेड ग्राउंड ट्रांसरिसीवर्स
स्टारलिंक करंटली ऑपरेटिंग बीटा सर्विस 20 कंट्री, 20 कंट्री में काम कर रहा है अभी तक। फिर क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन है, तो उन्होंने ये बोला है कि पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल वोटर्स इन इंडिया एक्सीड मेंस, कि जब इलेक्शन होते हैं तो जो फीमेल हैं, उनके जो फीमेल वोटर्स हैं, उनकी पार्टिसिपेशन हमें मेन से ज़्यादा देखने को मिलती है। सो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया hosted an international webinar in Delhi on the theme enhancing electoral participation of women, persons with disabilities and senior citizen voters, sharing best practices and new initiative। तो क्या बोला है इन द वेबिनार? द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुशील चंद्रा जी हैं, उन्होंने बोला है कि नोटेड दैट वुमेन पार्टिसिपेशन in exercising franchise has overpassed that of men after 7 decades and 17 general elections। ये बोला कि 70 साल के बाद, अराउंड 70 years, क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए 70 साल हो चुके हैं लगभग, 75 के आसपास, और 17 जनरल इलेक्शन होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्टिसिपेशन जो है फीमेल वोटर्स की ज़्यादा हुई है। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। अच्छी बात है कि वुमेन अपना रोल समझती हैं वोट करना। आपकी जो एज है, आई गेस कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 16 साल के आसपास के होंगे, तो विद इन 1 or 2 years यू आर गोइंग टू गेट द राइट टू वोट। तो अपने आपको रजिस्टर करा लेना, वोटर आईडी मिल जाएगी, तो वोट एक्सरसाइज करना जरूरी है। इट्स एम्पावरमेंट। आपको ऐसा फील होगा कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं डिसाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो ये क्या है कि क्यों है इनिशिएटिव टेकन बाय, ऐसा क्यों हुआ है कि फीमेल जो है उनके वोटर ज़्यादा हो गए? तो इनिशिएटिव टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन क्या है, एसोसिएटेड मोर वुमेन एज पोलिंग बूथ ऑफिशियल्स। तो क्या होता है, जब पोलिंग बूथ होते हैं वहाँ पर वुमेन्स को ज़्यादा रिक्रूट किया जाता है कि वह जाएं, क्योंकि एक औरत को देख के दूसरी औरत थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करती है, समझते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन, ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पर सिर्फ वुमेन्स ही मैनेज कर रही हैं। क्रैच फैसिलिटी एट पोलिंग स्टेशन, तो वहाँ पर क्रैच फैसिलिटीज हैं बच्चों की देखभाल के लिए। सेपरेट टॉयलेट्स एंड वेटिंग एरिया एट द पोलिंग बूथ, तो अगर किसी को वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, तो उनके लिए सेपरेट है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी या प्राइवेसी पूरी प्रोवाइड की जाती है। वेटिंग एरिया अच्छा खासा बनाया जाता है, क्योंकि वोट में टाइम लगता है, आपकी आईडी चेक होती है, फिर वोट किया जाता है। ईज ऑफ रजिस्ट्रेशन विद वुमेन ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, और किसी को रजिस्टर करना है तो बहुत आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाती है। नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। दुनिया का सबसे टॉलेस्ट जो रेलवे ब्रिज है वो आने वाला है मणिपुर में, तो ये कुछ ऐसा देखने को लगेगा। वर्ल्ड टॉलेस्ट रेल ब्रिज विल सून कम अप इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ मणिपुर, तो मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में है, तो दुनिया का सबसे बड़ा ये देखने को मिलेगा। इट इज नॉट हिज, दिस ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडियन रेलवेज, ऑफ कोर्स रेलवे का तो रेलवे बनाएगी, ठीक है। ब्रिज इज हैविंग द हाइट ऑफ द 141 मीटर, तो इसकी जो हाइट है और 141 मीटर के आसपास है। इट इज अ पार्ट ऑफ द एम्बिशियस 111 किलोमीटर लॉन्ग जिरीबम इम्फाल रेलवे लाइन। तो बस याद रख लो, और इतना कुछ जरूरत नहीं है पढ़ने के बारे में, देख लेना, ठीक है। अच्छा, इससे अगर हम बात करें कि ये तो टॉलेस्ट अभी होने वाला है ना, हो जाएगा, लेकिन अभी एट प्रेजेंट कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मॉन्टेनिग्रो एक कंट्री है, कहाँ पर है? ये यूरोप का मैप है, तो यहाँ पर जाएंगे, इट इज इटली, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। उसके बाद देखेंगे मॉन्टेनिग्रो एक छोटा सा एक कंट्री है, तो अभी ये रिच है, इसका लिखा होगा। फिर जो लास्ट करंट अफेयर है इस वीडियो का, इट इज अ बारबाडोस बिकेम द वर्ल्ड न्यूएस्ट रिपब्लिक, तो एक कंट्री है, उसका नाम बारबाडोस। ये दुनिया का लेटेस्ट, मतलब सबसे नया गणतंत्र कंट्री बना है। पढ़ते हैं इसके बारे में। बारबाडोस हैज become the world newest republic around 400 years after it's become a British colony। मतलब 400 साल पहले, 400 साल तक ब्रिटिशर्स ने इन पर राज किया, जैसा इंडिया पे ऊपर राज किया था टिल 1947, और 400 साल तक एज अ कॉलोनी रहने के बाद इन्होंने बोला है कि हम रिपब्लिक हैं। बारबाडोस इज सेड टू हैव बीन मेड अ स्लेव सोसाइटी बाय द ब्रिटिशर्स। तो आप पहले देखो इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ये है यूएसए, और यहाँ पर आप देखेंगे ये यूएसए, और ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा, और ये कुछ ऐसा। तो यहाँ पर क्यूबा है, हैटी है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, पोर्टो रिको। तो यहाँ पर आप देखिए छोटा सा एक आइलैंड है, बारबाडोस आइलैंड नेशन है,
उसके नीचे वेनेजुला है, वेनेजुला खत्म ही होने वाला है कंट्री, और यहाँ पर बर्बाडोस है। सो बर्बाडोस को एज स्लेव सोसाइटी बोला जाता था। इट फर्स्ट बिकेम एन इंग्लिश कॉलोनी इन 1625, और ये 19, अब ऐसा नहीं है कि आज आज़ाद हुआ है, नहीं, 1966 में ये इंडिपेंडेंस इसको मिल गई थी, लेकिन तब तक भी क्वीन का रूल चलता था। बर्बाडोस, द कैरिबियन आइलैंड नेशन, रिमूव्ड क्वीन एलिजाबेथ सेकंड एज द हेड ऑफ द स्टेट। डेम संद्रा ये जो हैं ब्रुनिला मैसन टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ बर्बाडोस। देखो, अच्छा ये चीज समझते हैं कि रिपब्लिक का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। हम लोग, अगर आप पासपोर्ट देखेंगे इंडिया का, तो ये जो ये मैडम है, ये देखने में सबको है, जिन्होंने अब ये अपना इनको एज द प्रेसिडेंट का रोल अदा कर दिया। अब हम बात करते हैं कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा कि इंडिया की रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अगर इंडिया का पासपोर्ट देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देखो, रिपब्लिक का मतलब दो तरह की चीजें हो सकती है किसी कंट्री में, ऐसा समझते हैं। देयर कैन बी टू टाइप ऑफ द सिस्टम इन अ कंट्री। एक हो सकता है मोनार्की, एक हो सकता है रिपब्लिक। मोनार्की का मतलब होता है जैसे चलता आता राजा महाराजा के टाइम का, जैसा किंग होगा, उसका जो सक्सेसर होगा, उसका जो सन होगा वो एज अ किंग बनेगा, उसका जो ग्रैंडसन होगा वो एम्परर या फिर किंग बनेगा। तो उसमें ये कंफर्म होता था, उसमें कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होते थे, उसी को बोला जाता मोनार्की। ये कहाँ पर है, आज आपको देखने को मिल जाएगी यूके में, लंदन में। तो वहां पर क्वीन है, उन्हीं की लिनीज चलती है, ठीक है। वो क्वीन भले ही नाम की है लेकिन क्वीन है। जापान में क्वीन देखने को मिल जाएगी, और भी बहुत सारी जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, वहां पर भी आज भी ये सिस्टम चलता है, ठीक है। दूसरी तरीके से क्या होते हैं, एज अ इंडिया, ये यूएसए की तरह, ये बोलते हैं कि नहीं, इसमें कोई भी ऐसा किसी को जन्मजात कुछ नहीं मिलेगा। तो रिपब्लिक का मतलब क्या है कि हाईएस्ट सीट ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी जो सीट है या फिर जो सबसे बड़ी जो पोस्ट है, वो सभी आम जनता के लिए खुली हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इन टर्म्स ऑफ द इंडिया, सबसे बड़ी जो पोस्ट मानते हैं उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो महामहिम, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनको माना जाता है। तो किसी एक के लिए सुरक्षित नहीं है। इट इज ओपन टू यू, इट इज ओपन टू मी। हाँ, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। जैसे ये होना चाहिए कि लोकसभा की जो लोकसभा मेंबर एमपी बनने के लिए जो लोकसभा की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वो पूरी होनी चाहिए। 35 ईयर्स एटलीस्ट होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है किसी के 34 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया जा सकता, नहीं, उनकी ये 35 होना कंपलसरी है। और दूसरा, जो लोकसभा की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो एलिजिबल हो एमपी बनने के लिए, तो बाकी इंडियन होना जरूरी है बस। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं। अगर कोई पर्सन ये बेसिक क्वालिफिकेशन लेकर चलता है तो ही इज एलिजिबल टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो समझ में आया क्या मतलब है। तो आज से पहले क्या था कंट्री में, बर्बाडोस में, वहां पर मोनार्की थी, एलिजाबेथ सेकंड कोई रानी समझा जाता। अब बोला कि यार हटाओ इसको ना, कब तक करते रहेंगे। 1966 में हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, आज भी इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया ने तो 1947 में मना कर दिया था कि तुम जा रहे हो तो अब सब कुछ लेकर जाओ, अब ये रानी रानी का चक्कर नहीं पड़ेगा, हम लोग पूरे रिपब्लिक और सॉवरेन एज अ कंट्री बनेंगे। तो ये चीज है रिपब्लिक होने का मतलब, ठीक है। तो एक दो दिन के अंदर आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी, फिर हम लोग करंट अफेयर को बिल्कुल ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 दिन डिले करते हुए चलेंगे। और विद इन 7 days वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू इनिशिएटिव, जहाँ पर आपको प्रिपरेशन करने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ करें लाइक, तो बहुत कुछ आपको इनिशिएटिव हम स्टार्ट करने वाले हैं। बट यू हैव टू वेट फॉर 7 more days, क्योंकि अभी टाइम आ चुका है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेईई और नाटा की, तो ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। जेईई की फॉर्म आजकल में आने वाले हैं, और मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में ही आपका जेईई का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। तो सिर्फ 1.5 महीने के आसपास ही बचा होगा आपके पास में मोस्ट प्रोबेबली, तो टाइम कम है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू इनिशिएटिव सून। उसके साथ ही फिर नाटक एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, उसके भी देखते हैं क्या पैटर्न रहता है या फिर क्या चीज़ रहती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।